हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी वीडियो नंबर 4 जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट वाई डू वी फॉल इल। इससे पहले हम कर चुके हैं इससे पहले वाले पार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। ऑर्गन जो इन्फेक्टेड होंगे या टिश्यू जो इन्फेक्टेड होंगे वो कैसे होता है, वो किस वजह से होता है। तो देखिए क्या है, जो माइक्रोब्स है वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीक़ों से। हवा से भी जा सकते हैं, पानी से भी जा सकते हैं, बाइट इंसेक्ट जो बाइट करते हैं उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो ये माइक्रोब्स हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो देखिए जिस तरह की उनकी एंट्री होगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के जो टिश्यू हैं, जो ऑर्गन्स हैं वो इन्फेक्टेड होंगे। एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे सबसे पहले कि अगर मान लिया हवा के थ्रू ये माइक्रोब्स एंटर करते हैं नोज़ के थ्रू, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएंगे, हवा के थ्रू। हवा कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर। तो लंग्स में जाके ये क्या करेंगे, लंग्स से रिलेटेड बीमारियाँ कोज करेंगे, जैसे कि आपकी है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस किसकी बीमारी है, टीबी की बीमारी, जो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से। अगर मान लिया यही बैक्टीरिया हमारे माउथ के थ्रू एंटर करेंगे, माउथ के थ्रू एंटर करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे बैक्टीरिया, हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये क्या करेंगे, टाइफाइड से रिलेटेड डिजीज़, टाइफाइड डिजीज़ कोज करेंगे। और अगर ये जो बैक्टीरिया हैं गट में ना जाके हमारे लीवर के अंदर चले जाएं तो ये हमें क्या करेंगे, जॉन्डिस से रिलेटेड बीमारी। लीवर से रिलेटेड बीमारी है आपकी जॉन्डिस। मतलब किस तरह का इन्फेक्शन होगा, किस ऑर्गन का इन्फेक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उसने किस चीज़ को इन्फेक्ट किया है, किस ऑर्गन को इन्फेस्ट किया है। नेक्स्ट देखिए, बस दिस डिडंट ऑलवेज बी द केस। एन इन्फेक्शन लाइक HIV दैट कम्स इनटू द बॉडी बाय द सेक्सुअल ऑर्गन। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि जो HIV जो डिजीज़ है वो किसके थ्रू फैलती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू फैलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये। और ये बीमारी ऐसी है, सेक्सुअली बॉडी के अंदर एंटर करती है और पूरे हमारे बॉडी के जो लिम्फ हैं, उनके जितने भी नोड हैं उनके थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएगी। मतलब पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती है ये बीमारी। तो ये ऐसा नहीं है, एंट्री किसके थ्रू करती है, ये एंट्री करती है सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू। और फैल कहाँ जाती है, पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट आपका जैसे मलेरिया है, मलेरिया किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो बाइट के थ्रू होता है। तो जब ये क्या करता है, मॉस्किटो बाइट जब हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन एंटर करता है वो कहाँ पे जाएगा, इन्फेक्शन लीवर के अंदर। और लीवर से वो कहाँ पे जाएगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्गन के अंदर गया है उसी ऑर्गन को इन्फेस्ट करेगा। पहले लीवर में गया, लीवर से कहाँ पे चला गया है, पूरी बॉडी के ब्लड सेल्स के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका वायरस का, जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये ब्रेन फीवर भी बोलते हैं। ये भी किसके थ्रू एंटर करता है बॉडी में, मॉस्किटो बाइट के थ्रू। ये किसको इन्फेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को। दिस साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज़ विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन। देखिए जो साइन होंगे, जो सिम्टम्स होंगे बीमारी के, वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि माइक्रोब का जो टारगेट एरिया है वो क्या है। अगर मान लिया टारगेट है लंग्स टारगेट है तो सिम्टम्स कैसे आएंगे, लंग्स से रिलेटेड। तो देखो कफ हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपका टारगेट है लीवर तो लीवर से रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि जॉन्डिस के अंदर होता है, बॉडी का जो शरीर का जो कलर है वो कैसा होना शुरू हो जाएगा, पीला होना शुरू हो जाएगा। अगर टारगेट है ब्रेन, अगर ब्रेन टारगेट है तो किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, सिर दर्द हो गया, वोमिटिंग हो गई, अनकॉन्शियसनेस हो गया, बेचैनी बोलते हैं जिसको एक तरह से हम। तो जो इन्फेक्शन है उसके बेस पे हमारे किस ऑर्गन पे उन्होंने इन्फेक्ट किया है उसके बेसिस पे हमारी बॉडी के अंदर क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट, इन एडिशन टू टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन देयर विल बी सम कॉमन इफेक्ट टू। कुछ एक ऐसे क्या है, कॉमन इफेक्ट भी होते हैं। कॉमन इफेक्ट में क्या होगा, जैसे कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इम्यून बॉडी सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। जैसे कि आपको पता भी होगा, हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या करना शुरू करता है, एक्टिवेट हो जाएगा। और जो हमारी बॉडी के अंदर WBC सेल्स हैं वो उन डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को क्या करने की कोशिश करते हैं, ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जब ये इस तरह का प्रोसेस चलता है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, और जिसमें क्या होगा, बॉडी के अंदर पेन होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी कुछ एक पार्ट्स की, या फिर फीवर आ जाएगा।
तो ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं। तो मतलब सिम्टम्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मान लिया कभी आपको फीवर हुआ या कभी आपके सिर में दर्द है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। इन सम केसेस टिश्यू स्पेसिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। जैसे कि HIV इन्फेक्शन के अंदर देखिए वायरस कहाँ पे जाएगा, बॉडी के इम्यून सिस्टम के अंदर। वो इम्यून सिस्टम को ही देखिए सबसे डेंजरस डिजीज़ क्यों मानते हैं एड्स को, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ही कमज़ोर कर देगा। और इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाएगा कि जिस पर्सन को मान लिया कॉमन कोल्ड हुआ है और उसको एड्स की बीमारी है, तो वो कॉमन कोल्ड उसका ठीक होगा ही नहीं, जुकाम उसका ठीक होगा ही नहीं, वो जुकाम धीरे धीरे किसका रूप ले लेगा, न्यूमोनिया बीमारी का। ठीक है। और दूसरा एग्जांपल दिया है, मान लिया उसको कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हुआ है, तो उस छोटे से इन्फेक्शन से क्या हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, ब्लड लॉस हो जाएगा डायरिया के साथ। तो उसके अंदर क्या है, एक तरह से एक छोटे सा इन्फेक्शन बड़े इन्फेक्शन में बदल जाएगा, जिसको HIV की क्या है, बीमारी है। तो इसलिए HIV डिजीज़ को काफ़ी क्या माना जाता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल। धीरे करके धीरे से ये बॉडी को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। It is also important to remember that the severity of the disease manifestation depend on the number of microbes in the body. इसके अलावा डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो कितने गए हैं। अगर कम गए हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको जल्दी ख़त्म कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा माइक्रोब्स की एंट्री हुई है तो उस टाइम पे इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, उसको सर्वाइव करने के लिए थोड़ा और एक्टिवेट होना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कितने स्केल पे माइक्रोब्स ने हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया है। अब है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे उपचार किया जाए, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, इन बीमारियों से बचा कैसे जाए। अब देखिए ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर होगा या प्रिवेंशन ज़्यादा बेटर होगा, बीमारी आपको ना लगे वह ज़्यादा बेटर है, या फिर बीमारी लगने के बाद उसका उपचार किया जाए। तो ज़्यादा बेटर क्या होगा, हम बीमारी से बचे रहें, बीमारी को अपने आप को ना लगने दें। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज़ मोर बेटर देन प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो देखिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर कि कैसे ट्रीटमेंट लिया जाएगा अगर बीमारी हो गई है। तो देखिए अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो क्या करना है आपको, इन्फेक्शियस डिजीज़ पता है आपको, एक से दूसरे को अंदर दूसरे पर्सन को लग जाएगी, तो आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उसको आपकी ट्रीटमेंट करनी है। जब भी कोई पर्सन जो भी है इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर आएगा तो उसको क्या करना है, सबसे पहले डिजीज़ को किल करना पड़ेगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, दवाई वगैरह चलानी पड़ेगी, किसके अकॉर्डिंग, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जैसे कि मान लिया बीमार है, बुखार है तो बुखार की दवाई देनी पड़ेगी उसको, लूज़ मोशन है तो लूज़ मोशन की दवा देनी पड़ेगी। और डॉक्टर आपको पता है ना क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, वो दवाई के साथ क्या बोलते हैं, बेड रेस्ट भी ज़रूरी है। ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर, क्योंकि बेड रेस्ट जब हम करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, और वो एनर्जी जो हम काम करने में वेस्ट कर रहे थे वो एनर्जी हमारी कहाँ पे यूज़ होगी, उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो हीलिंग हुई है उसको ठीक करने के लिए। तो हमें जो सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट है वो अपने आप से नहीं करनी चाहिए, वो किसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, हमें डिजीज़ कोजिंग जो इन्फेक्टेड माइक्रोब है उनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखिए जो माइक्रोब्स है उसको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ। और इनके जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस हैं वो क्या है, किसी के भी जैसे बैक्टीरिया का बैक्टीरिया के साथ शेयर होगा, लेकिन बैक्टीरिया का वायरस के साथ लाइफ प्रोसेस शेयर नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आवर सेल्स में मेक न्यू सब्सटेंसेस बाय अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि मान लिया हमने क्या लिया है, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स यूज़ की है, तो एंटीबायोटिक ड्रग्स किसको किल करेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। अगर हमने ड्रग ली है जो प्रोटोजोआ को किल करती है, एग्जांपल या मलेरियल पैरासाइट, तो वो उसी को किल करेगी। अगर हमें कोई वायरल डिजीज़ हुई है तो वायरल डिजीज़ का ट्रीटमेंट हम किसके थ्रू कर पाएंगे, एंटीवायरल मेडिसिन्स लेके। एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो एंटीवायरल मेडिसिन है वो हार्डर्स होते हैं किसके कंपैरिजन में, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो वायरस होते हैं उनका क्या है, फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन, वो अपने बायोकेमिकल मैकेनिज्म उनका बहुत कम होता है, वो दूसरों की सेल्स के अंदर एंटर करके उनके मैकेनिज्म को वो यूज़ करते हैं। और अभी लास्ट में बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है जो कि किसको कंट्रोल कर सके, HIV इन्फेक्शन को। मतलब जो वायरल ड्रग्स होती है वो बहुत कम बन पाती हैं, बहुत कम ही इफ़ेक्टिव होती हैं वायरल ड्रग्स। नेक्स्ट है आपका
प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या है, डिजीज़ से हम अपने आप को कैसे बचाएं, मतलब हम अपने आप को डिजीज़ ना होने दें। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ऑल ऑफ वट वी हैव टॉक अबाउट सो फार डील्स विद हाउ टू गेट राइड ऑफ एन इन्फेक्शन इन समवन हु हैज़ द डिजीज़। अभी हमने बात की है कि कैसे हम इन्फेक्शन से अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं, बट देयर आर 3 लिमिटेशंस ऑफ अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिजीज़। यहाँ पे 3 लिमिटेशंस की बात की गई है जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ने में हम थोड़े क्या है नाकाम है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज़ दैट वंस someone has a disease their body functions are damaged and may never recover completely। फर्स्ट क्या है, जब भी हमें कोई बीमारी होती है, किसी को भी कोई बीमारी होती है, तो जो बॉडी के फंक्शनिंग है वो डैमेज हो जाएगी और वो कभी भी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं होंगी। दूसरा देखिए, सेकेंड इज दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। इट मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज इज लाइकली टू बी रिडन फॉर सम टाइम इवन इफ़ वी गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब कुछ टाइम के लिए उसको बेड रेस्ट देना पड़ेगा अगर उसको हमने मतलब ट्रीटमेंट करनी है तो। सेकंड ये नुकसान होगा हमारा। थर्ड क्या है, अगर हमारी डिजीज़ इन्फेक्शियस है तो उससे क्या होगा, दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्शन फैलने के क्या होंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। जो उन पर्सनस की केयर करेगा उसको तो सबसे ज़्यादा चांस होगा बीमारी लगने का। तो इससे क्या होगा, दिस लीड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबोव डिफ़िकल्टी। इससे जो मल्टीप्लिकेशन है, जो मतलब किसी डिजीज़ को जो क्योर करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो हम बोल सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ से कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन एक बेटर है किससे, क्योर करने से। तो कैसे हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं यही बताया गया है आपको। अगर मान लिया कि एयरबोर्न डिजीज़ हैं जो हवा के थ्रू फैलती हैं, जो पानी के थ्रू फैलती हैं, तो हमें जो क्राउडेड एरिया है वहाँ पे जाने से बचना चाहिए। दूसरा है जो वाटरबोर्न डिजीज़ हैं, हमें पानी कैसा पीना चाहिए, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, जिस पानी के अंदर माइक्रोब्स ना हो, जिस पानी के अंदर कंटेमिनेशन ना हो। उसके बाद जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ हैं वो कैसे, आप उनसे कैसे बच सकते हो, जैसे मॉस्किटो से कैसे बच सकते हो आप, सफाई रख के अपने आसपास में, पब्लिक हाइजीनी का ध्यान रख के, जहाँ पे मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती है, जहाँ पे वो अंडे देते हैं उसको ख़त्म करके। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन डिजीज़ से बच सकते हैं। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड जो बहुत सारे हमारे एनवायरमेंटल इशू हैं जिसकी वजह से भी क्या होंगे, हमारे जनरल प्रिंसिपल हमें फॉलो करने पड़ेंगे क्या प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज़ को। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, किसी को कॉमन कोल्ड और कफ है, तो जो भी बच्चे उसके आसपास में हैं उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। बट ऑल ऑफ देम डोंट गेट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम द डिजीज़। ऐसा क्या है, देखिए क्या है, जैसे मान लिया आपकी क्लास में किसी एक बच्चे को जुखाम है या बुखार है और उसके आसपास में जो बच्चे हैं जो उसके संपर्क में आए हैं उनमें से किसी 1-2 बच्चे को वो बीमारी हो गई है, बाकी किसी को नहीं हुई। तो ऐसा क्या था, उन 1-2 को ही क्यों हुई, बाकी पर्सन्स को या बाकी बच्चों को ऐसा क्यों नहीं हुआ, सभी बीमार क्यों नहीं हुए। तो वो डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। किसके ऊपर, हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। तो इम्यूनिटी करती क्या है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स एंटर करते हैं उन माइक्रोब से हमारी बॉडी को बचाती है, इन्फेक्शंस को किल करती है। तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हमारी बॉडी को मैनेज करता है इन्फेक्शन से। माइनर इन्फेक्शन हो या फिर आपका इन्फेक्शन बड़ा हो तो उससे लड़ने के लिए आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है। तो जो बच्चे बीमार हुए हैं जिनका जो इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी तो वो क्या है, वो जल्दी से बीमार हो गए हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो बीमार नहीं हुए हैं। तो इम्यूनिटी को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बताएं, तो लास्ट में यही बताया गया है कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। एक तो सबसे अच्छी काम क्या है, अच्छी तरह से खाना खा के, सफिशेंट डाइट लेके, अच्छी तरह से फूड नरिशमेंट लेके। तो सारे अगर इस तरह के आप बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो प्रॉपर डाइट लेंगे या सफिशेंट फूड लेंगे जितने की आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो आप खुद से ही इन बीमारियों से क्या हो पाएंगे, प्रिवेंट कर रख पाएंगे अपने आप को। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, इसमें एक सर्वे के बारे में बताया गया है, देख लेंगे आप इसमें क्या है सर्वे में। नेक्स्ट आपका है कि और किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सबसे पहले कि देयर इज़ नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो ये समय है यहाँ पे, इस टाइम पे किसी भी को भी
स्मॉल पॉक्स जो चेचक है उसकी बीमारी नहीं है। लेकिन 100 ऑफ ईयर्स पहले ये जो स्मॉल पॉक्स है ये एपिडेमिक थी, जैसे कि अब कोरोना एपिडेमिक है ना, इसी तरह से ये भी क्या थी, एपिडेमिक थी। ये बहुत ही कॉमन डिजीज़ थी जो हर किसी के अंदर, मतलब इतनी अनकॉमन नहीं थी, लेकिन ये क्या थी, एक एपिडेमिक डिजीज़ थी। तो इसमें क्या किया गया, पहले के टाइम पे जो पर्सन थे इससे बहुत डरते थे, जैसे अब डरते हैं। तो क्या किया गया अभी कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीनेशन है, जो इम्यूनाइजेशन है, वो तैयार किया गया। तो कैसे तैयार किया जाता है, जो भी विक्टिम्स हैं जिनको भी स्मॉल पॉक्स हुआ है, ठीक है, वो जो सरवाइव कर गए उस टाइम पे, जिनको स्मॉल पॉक्स हुआ था, तो उनकी बॉडी के अंदर क्या बन गए हैं, इनकी एंटीबॉडीज़ बन गई है। तो जिनकी बॉडी के अंदर इनकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, तो उनके बीमार होने के चांसेस क्या हो गए हैं, अब कम हो गए हैं। अगर वो बीमार होंगे भी तो उनकी बॉडी जल्दी से, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, जल्दी से वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि इम्यूनाइजेशन होता क्या है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी का बिल्डअप होना। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप होगी, जैसे देखिए आपको पता होगा पोलियो दवाई पिलाई जाती है। तो पोलियो दवाई में ऐसा क्या होता है कि हमारी बॉडी में पोलियो नहीं होगी, पोलियो की बीमारी नहीं होगी। जो 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की जो ओरल ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, उसके अंदर ऐसा क्या है, तो एक्चुअल में उसके अंदर क्या होता है, पोलियो का जो वायरस होता है उस दवाई के अंदर, कैसा वायरस होता है, एक तो वीक होता है वो, या फिर वो डेड वायरस होगा, काफ़ी वीक, जो हमारी बॉडी को नुकसान ना करे, या फिर डेड वायरस होगा। अगर उस वायरस को ओरली बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा उस वायरस के प्रति, और वो क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज़। अगर कभी फ्यूचर में उसका डिजीज़ का जो वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता भी है, तो हमारी बॉडी को पहचान है कि उसके वायरस को कैसे ख़त्म किया जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो इसमें बॉडी के अंदर माइक्रोब्स की एंट्री करवा दी जाती है। जैसे छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, एक्चुअल में वो इंजेक्शन में होता क्या है, माइक्रोब्स ही होते हैं। कैसे माइक्रोब्स, पावरफुल नहीं, अगर पावरफुल होंगे तो उसकी बॉडी को नुकसान करेंगे, वो बीमारी हो जाएगी उसको। कैसे माइक्रोब्स होते हैं, वो काफ़ी कम स्ट्रॉन्ग, मतलब पावर कम होती है उनकी, या फिर डेड होते हैं, या फिर वीक होते हैं वो वायरस या फिर बैक्टीरिया। तो इस तरह से जो इम्यूनाइजेशन है एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे कि हम बीमारियों से अपनी बॉडी को बचा सकते हैं। जैसे कि स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स का क्या होता है, इंजेक्शन लगता है। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता है। जो टीबी है, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसी जो इम्यूनाइजेशन को, इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जो क्या करती हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना देती है, और ये बीमारियां हमें फ्यूचर में नहीं होंगी। तो यही बताया गया इम्यूनाइजेशन के बारे में। नहीं, देखिए इसमें इम्यूनाइजेशन में क्या दिखाया गया है, यहाँ पे जो बताया गया मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि जो एडवर्ड जिनर है वो किसके लिए फेमस है। उन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था, इंजेक्शन उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने क्या किया, जिस पर्सन को, जो विक्टिम है जिसको स्मॉल पॉक्स हुई है, उसकी जो स्किन है, उसकी स्किन को किसके साथ रब करवाया, हेल्दी पर्सन की स्किन के साथ। तो इससे क्या हुआ, जो माइल्ड इन्फेक्शन था जो वो किसके अंदर चला गया, किसके अंदर, हेल्दी पर्सन के अंदर, और फिर उस हेल्दी पर्सन के अंदर क्या बन गया, उसका एक तरह से इम्यूनाइजेशन बिल्डअप हो गई वहाँ पे। फिर अगर वो बीमारी का अगर माइक्रोब जो है उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता भी है तो वो उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। तो एडवर्ड जिनर हैं जिन्होंने सबसे पहले किसका इंजेक्शन या किसकी वैक्सीनेशन तैयार की थी, स्मॉल पॉक्स की। जो काउ पॉक्स है, काउ पॉक्स के बारे में बताया गया है। ये भी जो काउ के अंदर जो वायरल डिजीज़ है वो है। इसका जो वायरस है वो किससे सिमिलर है, स्मॉल पॉक्स से सिमिलर है। अगर काउ पॉक्स के जो वायरस है अगर उसको बॉडी के अंदर डाल दिया जाए तो पर्सन को फ्यूचर में स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। मतलब एक तरह से ये क्या है, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू होगी, वैक्सीनेशन के थ्रू। मतलब वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर क्या पहुंचाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि हमारे माइल्ड इन्फेक्शन या फिर वीक्ड और डेड माइक्रोब्स को बॉडी के अंदर एंट्री करवाई जा रही है। इससे क्या किया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को फूल बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो किस लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ही, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शंस को लड़ने की पावर जुटा पाए। नेक्स्ट देखिए उसके बाद आपका क्या है, मैनी सच वैक्सीन्स आर नाउ अवेलेबल फॉर प्रिवेंटिंग ए होल रेंज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। इस तरह की बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं
कौन कौन सी वैक्सीन हैं हमारे पास अवेलेबल? डिप्थीरिया, वुपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, मैनी अदर्स। और इससे क्या किया जाता है? पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स और चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, इस छोटे बच्चों को लगाए जाते हैं ना इंजेक्शन, वो यही है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ही है जो हमारी गवर्नमेंट किस लिए लगाती है कि ताकि इस तरह की जो बीमारियां हैं वो हमारी कम्युनिटी लेवल पे ना फैलें। और एग्जांपल देखिए यहाँ पे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी रेडी है हमारे पास। ये वायरस से रिलेटेड बीमारी है जो लीवर को कमज़ोर कर देती है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आंसर